नमस्कार। आर्या स्ट्रीट पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीटेट और टीट के लिए। सिद्धांत जितने भी हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो आपका वाइगोस्की का हो, कोहलबर्ग का हो, थॉर्नडाइक का हो, पावलोव का हो, बहुत सारे सिद्धांत थियरी जितने भी हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से आप देखेंगे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जीन प्याजे जो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। तो थोड़ा सा हम लोग इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कहाँ के रहने वाले थे, कौन थे। एक मनोचिकित्सक थे ये। तो थोड़ा सा देखते हैं जीन प्याजे जी के बारे में। जीवन परिचय में थोड़ा सा कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये एक जो है मनोचिकित्सक थे। क्या थे? मनोचिकित्सक, साइकेट्रिक जिसको बोलते हैं। और दूसरा कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। अगला है इनका जन्म कब हुआ था? जन्म 1896 ईस्वी और मृत्यु 1980 ईस्वी। तो इस तरीके से और इन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली थी जंतु विज्ञान में। जंतु विज्ञान, जूलॉजी। तो और एक बार अल्फ्रेड बिने जो बच्चों का बौद्धिक परीक्षण कर रहे थे, बुद्धि परीक्षण कर रहे थे फ्रेंच स्कूल के बच्चों का, वहाँ ये भी गए हुए थे। तो इन्होंने देखा कि बच्चों का जो उत्तर आया, परीक्षण का जो उत्तर आया, उत्तर बहुत ही गलत था। तो उस उत्तर को देख करके ये बहुत विचलित हो गए, प्रभावित तरीके से निराश हो गए। ये नेगेटिव उत्तर आया तो वो बहुत निराश हो गए। और इन्होंने देखा कि विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे हैं और उत्तर भी जो है अलग अलग ना आकर के, और बहुत बच्चे वो गलत उत्तर दे रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने जो है उन्हीं बच्चों का, फ्रेंच स्कूल के बच्चों का ये बौद्धिक परीक्षण शुरू कर दिए। और साथ ही साथ ये अपने भी 3 बच्चों का बौद्धिक परीक्षण शुरू कर दिए। अपने 3 बच्चों का। कितने बच्चों का? 3 बच्चों का। 3 बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि अपने भी 3 बच्चों का इन्होंने बौद्धिक परीक्षण कर दिया। बच्चों का बौद्धिक परीक्षण किए और हर समय का वो लेखा जोखा जो है तैयार किए। और उसी के आधार पर इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, या बौद्धिक विकास का सिद्धांत, या ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या
रचनावाद विकास का सिद्धांत या विकासीय थियरी या अवस्था विकास के कई नामों से इनको लोग संबोधित किए। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इनके जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को और कितने नामों से जो है जाना जाता है। और इसके बाद ये जब परीक्षण कर रहे थे अल्फ्रेड बिने के बाद जब ये परीक्षण कर रहे थे फ्रेंच स्कूल के बच्चों का, तो लगभग 400 पुस्तकों का 400 पुस्तकों और पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया, प्रकाशित किया उसका। और उसमें अलग अलग मैटर थे कि बच्चे, और इन्होंने कहा कि बच्चे जो है निरंतर नहीं सीखते हैं, अवस्था के हिसाब से सीखते हैं। और सेम वही देखिए वाइगॉस्की जी का मत है कि बच्चे निरंतर सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। उनका भी सिद्धांत हम लोग जानेंगे। वाइगॉस्की जी का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। वो कहते हैं बच्चे समाज से सीखते हैं, लेकिन इनका कहना है कि बच्चे जो है भाषा से सीखते हैं और बच्चों के अंदर अपनी एक स्वयं की भाषा होती है। और तो इस तरीके से अब हम लोग जानेंगे कि ये संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है ऑफ जीन पियाजे की, कॉग्निटिव यानी जीन जेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। तो इसको और कितने नामों से जाना जाता है हम लोग जानेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि और इसको कितने नामों से जाना जाता है। अगला है संज्ञानात्मक, ये तो पहला था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, दूसरा ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगला है आपका बौद्धिक विकास का सिद्धांत, बौद्धिक विकास का सिद्धांत। अगला है अवस्था विकास का सिद्धांत, अवस्था विकास का सिद्धांत। अगला है विकासीय सिद्धांत, कहीं कहीं देखें आप विकासीय सिद्धांत। अगला है रचनावाद भी का कहीं कहीं मिलता है, रचनावाद विकास का सिद्धांत। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और क्रिएटिविस्ट थे, मतलब कि सृजनात्मकता का भी इन्होंने अपने परीक्षण में प्रयोग किया। तो इसलिए सृजनात्मकता विकास का सिद्धांत। तो इन नामों से हम इनको, इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को जानते हैं। और अब आपकी अगली टॉपिक है, अगली हेडिंग है आपकी संज्ञानात्मक विकास के कुछ प्रक्रियाएं हैं। वो अवस्थाएं तो 4 हैं, उनकी अवस्थाएं भी हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ प्रोसेस हैं उनके, संज्ञानात्मक विकास के कुछ प्रोसेस हैं, या कहीं कहीं फैक्टर्स भी लिखा रहता है।
संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया, संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया यानी प्रोसेस, और या कारक भी इसको कहते हैं, फैक्टर। तो इस तरीके से पहला आपका है परिपक्वता, परिपक्वता मैचुरेशन। दूसरा है अनुभव, एक्सपीरियंस। तीसरा है सामाजिक अन्योन क्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन। अगला है समानता या संतुलन, इसको कहेंगे इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन। ये 4 फैक्टर्स हैं। इसमें भी समानता और संतुलन में भी 2 भागों में बढ़ जाता है, फिर उसमें भी कई भाग हो जाते हैं, अभी आगे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं परिपक्वता के बारे में। परिपक्वता, परिपक्वता क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, मैच्योरिटी। बच्चा जब परिपक्व हो जाता है, जैसे उसकी अवस्था होती जाती है, वैसे वैसे वो सीखता जाता है। अब आप सोचें कि क्लास 2 का बच्चा जो है क्लास 10 की मैथ को सॉल्व कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे उसका एज होगी और जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास होगा, वैसे वैसे वो जो है अपना एडाप्टेशन करते जाएगा। और इन्होंने परिपक्वता के लिए ये कहा कि कुछ तो जो है हेरिडिटी, वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, और मुख्य रूप से मैचुरेशन जो होता है, परिपक्वता जो है वो अवस्था के हिसाब से होता है, और उसी के हिसाब से बच्चा जो है अपना बौद्धिक कार्य करता है। अगला था अनुभव। अनुभव, अनुभव में क्या होता है कि बच्चा क्रियाशील होता है, गतिविधियां करता है, हर समय वो खोज करता रहता है। कोई बच्चा है, जैसे स्कूल में आप देखें बच्चों को गतिविधि के माध्यम से, अब तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का भी आ गया पाठ्यक्रम कि बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों की होनी है। बच्चे को जैसे भी आप पढ़ाइए, उनकी समझ में आए, चाहे उनको गतिविधि के माध्यम से, चाहे टीचिंग लर्निंग मटेरियल से, चाहे आप एज ए किसी भी फंक्शन करके, प्ले करके या डांस करके या एक्टिविटी करके, तो वो बच्चा हर समय जो है कोई न कोई चीज़ जो है उसके दिमाग में चलती रहती है और वो उसके आधार पर अनुभव करता है। अगला था सामाजिक अन्योन क्रिया। सामाजिक अन्योन क्रिया, तो समाज को जीन पियाजे ने उतना महत्व नहीं दिया, कहा कि पहले बच्चे का विकास जो होता है, समाज जो है बाद में आता है, तो इसको नहीं देखेंगे। अगला था, तीसरा था आपका समानता या संतुलन या इक्विलिब्रेशन, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। बच्चा जो है अपने बौद्धिक विकास
जो उनकी बौद्धिक संरचना होती है, जो उसके दिमाग में चलता रहता है, और बाहरी वातावरण यानी वातावरण के उद्दीपक के बीच जो है संतुलन बनाता है, और तो इसे जो है समानता या संतुलन की क्रिया कहते हैं, इक्विलिब्रेशन कहते हैं। अब इसको जो है इक्विलिब्रेशन को इन्होंने समझने के लिए दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला कहा कि एक होता है संगठन, दूसरा होता है अनुकूलन। अब संगठन मीन्स ऑर्गनाइजेशन, अनुकूलन मीन्स एडाप्टेशन। अब संगठन का मतलब यह है कि संगठित होकर के बच्चा जब कोई कार्य करता है, उसका दिमाग का जो पावर है, यानी उसके जो बौद्धिक विचारधारा है और वातावरण की विचारधारा है, दोनों को मिला करके जब कोई कार्य करता है तो उसको जो है संगठन कहते हैं। अनुकूलन का मतलब कि बच्चा जो है कोई कार्य करता है और उस कार्य को करने में अगर उसे असफलता होती है तो तुरंत वो समायोजन कर लेता, मतलब उस परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करना। अगर किसी परिस्थिति में वो एडजस्ट नहीं हो रहा है, उसमें असफल हो रहा है, तो तुरंत वो किसी न किसी तरीके से उस चीज़ को अपने को एडजस्ट कर लेना, बौद्धिक क्षमता से या बाहरी उद्दीपक के बीच दोनों में तालमेल बना करके जो है उसमें वो अपने आप को समायोजित करना। नाम से ही स्पष्ट है कि अनुकूलन कर लेना। जैसे बच्चे हैं, स्कूल गए, आगे की बेंच पर बैठ रहा है कोई बच्चा, नई जगह मिली तो वो अनुकूलन कर लिया, पीछे जाके बैठ गया। इस तरीके से मतलब कि वहाँ नहीं, जो उसके विचार था, उसकी बौद्धिक क्षमता थी, अगर उसके हिसाब से काम नहीं हुआ तो उसको एडजस्ट कर लेना ही अनुकूलन होता है। फिर अनुकूलन में जो है ये दो भागों में इसको बांट दिया जाता है, आत्म सातीकरण और समायोजन या सम विशिष्टीकरण। अब देखिए आप, आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि बच्चा जो है जो चीज़ देख रहा है उसकी और उस चीज़ को वो मान जाता है, उसमें जो है कोई भी बट परंतु लेकिन या तर्क नहीं करता। जिस अवस्था में जिसको देख रहा है उस अवस्था में वो जो ऐड कर लेता है, अपने दिमाग में वो अवस्था ऐड कर लेता है। और इसमें कई उदाहरण भी हैं आपके आत्मसातीकरण में। आत्मसातीकरण हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी उदाहरण भी आता है, तो उन उदाहरणों में थोड़ा सा क्वेश्चन भी बनता है। आत्मसातीकरण यानी इसको कहेंगे एसिमिलेशन, कि हमने बताया ना कि बच्चा जो है किसी परिस्थिति को अपने दिमाग में ऐड कर लेना। तो उस तरीके से, जैसे एक पहला एग्जाम्पल आपका था, कभी कभी आता है जैसे डॉग एंड कैट का, कुत्ता और बिल्ली का। तो बच्चा कुत्ते को देखा, अपने गार्जियन से पूछा, गार्जियन ने बताया कि ये 4 पैर होते हैं, वो एक टेल होती है, आई होती है, दो ईयर होते हैं, माउथ होता है और इसका शेप इस टाइप का है, चलता है ये पैर से ऐसे ऐसे, इसको कुत्ता कहते हैं। फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने एक कैट को देखा, तो उसके दिमाग में ये धारणा बनी हुई थी कि यह भी एक डॉग ही है, कुत्ता ही है। वह उसको ऐड कर लिया, मतलब कि आत्मसातीकरण का मतलब कि ऐड कर लेना, ऐड
ऐड, मतलब कि उसको उसी परिस्थिति में जो है अपने उसी परिस्थिति से ऐड कर लेना, थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं करना। फिर अगला था आपका एक, मान लीजिए डॉग एंड गोट, यानी कुत्ता और बकरी का उदाहरण भी था इनका, यानी कुत्ता बिल्ली का उदाहरण समझ गए होंगे आप लोग, कुत्ता बकरी। और अगला था आपका एक, कभी कभी आता है क्वेश्चन में पूछा था एक बार कि एक बार जो है जैसे बर्ड एंड एरोप्लेन, एरोप्लेन मतलब कि पक्षी, कोई पक्षी आप ले लें, चाहे बगुला ही ले लें, बगुला आसमान में उड़ा, सफ़ेद सफ़ेद उड़ा, बच्चा देखा, गार्जियन से पूछा, गार्जियन ने बताया कि बेटा ये पक्षी है। हवाई जहाज, तो ये आकाश में उड़ती है, इसके पास जो है पंख होते हैं। बच्चा कुछ दिनों के बाद जो है प्लेन को देखा और वो उसको चेंज नहीं कर पाया, वो भी सोचा कि ये भी एक प्रकार से बर्ड है। तो इस तरीके से आत्मसाती कर्ण का ये 3 उदाहरण मुख्य रूप से है, आता है कभी कभी। दूसरा था आपका समायोजन, समायोजन या समाविशिष्टीकरण या एकोमोडेशन। इसमें क्या करता है कि बच्चा जो पूर्व की स्थिति देखता है, पूर्व ज्ञान और उसके नवीन ज्ञान कह लीजिए, बच्चा पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेता है, विस्तार कर लेता है, चेंजिंग कर लेता है। कभी कभी आता है ना चेंज करना, उसमें आत्मसातीकरण में क्या था कि पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को ऐड कर लेता था, वो उस चीज़ को मान लेता था, उसमें परिवर्तन नहीं कर पाता था। लेकिन इसमें क्या है समायोजन और समाविशिष्टीकरण में कि बच्चा उसके पूर्व ज्ञान से जब नवीन ज्ञान में आता है तो उसमें जो वो चेंजिंग कर लेता है, मतलब कि पूर्व की अवस्था में और नवीन की अवस्था में वो परिवर्तन कर लेता है। जैसे बच्चा ने कुत्ता देखा, गार्जियन ने बता दिया कि 4 लेग्स है, आई है और टेल है, ईयर है, माउथ है, इस तरीके से उसकी भी संरचना सेम ही थी जैसे कैट की, मतलब बिल्ली की। तो ये क्या हुआ कि जब दोनों का जो है वॉइस, मतलब दोनों की आवाज़ का जब वो डिफरेंस कर लिया तो उसमें बच्चा ये समझ गया कि ये कुत्ता है और ये बिल्ली है, यानी परिवर्तन कर लेना, विस्तार कर लेना, चेंजिंग कर लेना। तो इस तरीके से इसमें यही है कि जब बच्चा चेंज कर लेता है पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में तो उसको समायोजन या समाविशिष्टीकरण कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। अगला हम लोग समझेंगे मेन टॉपिक जो है हम लोगों का, सबसे मेन टॉपिक ये है। अच्छा, एक चीज़ और है कि समाविशिष्टीकरण कहें या समायोजन या आत्मसातकरण की क्रिया कब होती है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। तो जब बच्चे का बौद्धिक विकास और वातावरण के उद्दीपक में संतुलन होता है, उसके अनुरूप होता है। यह भी ख्याल करने की चीज़ है कि अब बच्चे का डेवलपमेंट माइंड का, बच्चा 2 ईयर का है और उसको हम जो है क्लास 12th की बुक दे दें रीड करने के लिए, तो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी वो
उसी परिस्थिति को जो है जिस एज का है वहीं पे उसके अंदर जो है वैसी ही सिचुएशन, यानी बाहरी जो उद्दीपक, वातावरण के जो उद्दीपक भी होंगे उसी टाइप की जो एग्जाम्पल उसके सामने आएंगे, तो तब वो जो है आत्मसातकरण और समायोजन की क्रिया होगी, अन्यथा वो क्रिया नहीं होगी। और जीन पियाजे जी ने बताया था कि बच्चे का विकास जो है लगभग मेंटली विकास जो है, बौद्धिक विकास यानी संज्ञानात्मक विकास जो है बच्चे का लगभग 16 वर्ष की अवस्था तक पूर्ण रूप से हो जाता है। तो ये अब हम लोग जानेंगे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। कितने सिद्धांत हैं? क्वेश्चन आता है कुल कितने सिद्धांत इन्होंने दिया था? 4 दिया था, मतलब 4 स्टेज। सिद्धांत तो एक ही था लेकिन उनकी अवस्थाएं कितनी है ना, संज्ञा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाएं, हाँ सारी अवस्थाएं मतलब स्टेजेस, स्टेज इसको कहेंगे अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं थी? 4 अवस्थाएं थी। पहली थी आपकी संवेदी गामक अवस्था, जिसको कहेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। ये आपकी जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष या कहीं 0 से 2 वर्ष भी रहता है, या 0 से 2 ईयर इसको मान लें, 2 वर्ष। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे जन्म हो चाहे 0 हो। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये आपकी है 2 से 7 वर्ष। ये देखिए जो इन्होंने अवस्था दिया और कितने से कितने दिन की होती है, क्वेश्चन इससे बहुत ही पूछता है, तो इसे आप जो है याद कर लें। और अगला है नहीं, इसमें भी इन्होंने 2 इसको बता दिया कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज थी, इसमें एक था आपका पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था और अंतःप्रज्ञा काल। तो 2 से लेकर के 4 वर्ष जो है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था था। इसके 2 भाग कर देते हैं। इसमें मान लीजिए इसको ये कर देते हैं पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, जिसको 2 से 4 वर्ष। एक था भी, इसको कर लेते हैं अंतः प्रज्ञा काल। ये आपका है 4 से 7 वर्ष। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी इसमें थोड़ी थोड़ी बिंदु हैं, इसके डिस्कस करेंगे हम आगे। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन सी अवस्था कितने दिनों की और कितने वर्ष की है। तो अगला था आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसको इन्होंने कहा कि 7 से 11 वर्ष। ये ज़्यादा पूछता है आपका। अगला है औपचारिक या
कहीं कहीं अमूर्त भी कर देता है, अमूर्त संक्रियात्मक, संक्रियात्मक अवस्था, इसको कहेंगे फॉर्मल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से लेकर के 15 वर्ष तक की होती है। तो इस तरीके से ये 4 अवस्थाएं थी और इन 4 अवस्थाओं के बारे में जीन पियाजे ने उनके कुछ गुण या लक्षण के बारे में बताया कि सेंसरी मोटर स्टेज, जैसे इसको अगर इंग्लिश में आपको याद करना है A 2 3 4, तो आप इसको S P C F, S से सेंसरी मोटर स्टेज, प्री से प्री ऑपरेशनल स्टेज, C से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, F से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, SPC F। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं इंग्लिश में अगर याद करना है आपको तो। और हम लोग अब जानेंगे संवेदी गामक अवस्था, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में डिस्कस हो, कुछ बिंदु हैं, कुछ मुख्य मुख्य बिंदु के हम लोग जानेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब संवेदी गामक अवस्था नाम से ही आपका स्पष्ट है कि संवेद मतलब सेंस। अब इंद्रियां जिसको आप कहेंगे हिंदी में, इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इस तरीके से 5 इंद्रियां हैं। तो बच्चा अपने इंद्रियों के और गामक, गामक का मतलब ये कर्म इंद्रियां, यानी सेंस, संवेदी और गामक अवस्था, इंद्रियां और कर्म इंद्रियां को अपनी इच्छा के अनुसार जो है कार्य करता है। इंद्रियों और कर्म इंद्रियों से इच्छा के अनुसार, तो इंद्रियां जो आपकी होती हैं 5 होती हैं, और कर्मेंद्रियां जो हाथ और पैर होता है जिससे बच्चा चलता है, पकड़ता है, खींचता है, चूसता है किसी चीज़ को, और आँख से देखता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, जीभ से खाने का स्वाद लेता है, त्वचा से टच कर दीजिए आप उसको तो वो कर लेता है। तो इस तरीके से संवेदी गामक अवस्था में इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अब इंद्रियां में आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, आप समझ गए होंगे 5 है। कर्मेंद्रियां में आप समझ गए हाथ, पैर, ठीक है। तो इनसे इनका प्रयोग वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है। ये इच्छा के अनुसार का भी बहुत जो है महत्वपूर्ण है कि कैसे करता है, इच्छा के अनुसार करता है वो। और उसके बाद वो जो है प्रकाश के प्रति, रिफ्लेक्शन स्टेज भी इसको कहते हैं, बहुत जो है सचेत होता है। कहीं लाइट जल गई तो बच्चा तुरंत जो है चकाचौंध हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। अंधेरा हो गया, बच्चा रोने लगा, लाइट जला दी गई, चुप हो गया, बार बार उसी प्रक्रिया को करने का प्रयास करता है। तो प्रकाश के प्रति सचेत होता है। और बच्चे को जो है जीन पियाजे ने स्मार्ट साइंटिस्ट कहा, मतलब कि नन्हा वैज्ञानिक कहा। क्या कहा? नन्हा वैज्ञानिक कहा। बच्चा जो है एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। तो और जो है उसके अंदर जो है थोड़ा सा सोचने की क्षमता होती है, लेकिन वह सोचता जो है वो स्वार्थी, मतलब आत्म केंद्रित सोच होती है उसकी। क्या होती है? आत्म मतलब कि अंतर्मुखी, अंतर्मुखी से आप समझ लें कि असामाजिक हो जाता है। वो केवल अपने ही बारे में सोचता है। जैसे उसके माँ बाप हैं, अपनी माँ की गोद में वो है, उसकी माँ को कोई
ऐसे कर रहा है, या कोई अदर रिश्तेदार आ गया या कोई दूसरा सदस्य आ गया, तो तुरंत उसके यहाँ वह जाना पसंद नहीं करता है, वह अपनी चीज़ को ज़्यादा जो है वो करता है। तो इस तरीके से इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्रकाश के प्रति सचेत, नन्ना वैज्ञानिक, अंतर्मुखी, इतने बिंदु जो है इसके हैं। अगला आपका है देखिए, मेरा अगर पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दें, और ताकि मेरा जो है लगे कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, मुझे भी लगे, और सब्सक्राइब कर दें कि तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुँचता रहेगा। खैर, अगला दूसरा था आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके कहेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इसको इन्होंने, जो आपकी 2 से लेकर के 7 वर्ष थी, इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला आपका था पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, प्री कंसेप्चुअल स्टेज। तो इसको इन्होंने 2 से लेकर के 4 वर्ष कहा। अब इसमें बच्चा क्या होता है, बच्चे के अंदर जो है एक तरीके से जो है तर्क करने की पूर्व की अवस्था है। बच्चा यहाँ तर्क नहीं कर पाता, अनुपात में अंतर नहीं कर पाता, तो इसको कहेंगे तर्क से पूर्व की अवस्था। क्वेश्चन आएगा तर्क से पूर्व की अवस्था कौन सी होगी, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का रहता है ऑप्शन, तो उसे आप लगाएंगे। अगर उसमें भी डीप में जाएगा तो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था लगाएंगे। दूसरा है कि बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलता है, जैसे लुका छिपी। प्रतीकात्मक खेल का मतलब होता है लुका छिपी का खेल खेलता है बच्चा। और तीसरा आपका है बच्चे में सजीवता का गुण आ जाता है, सजीवता का गुण। सजीवता का गुण मीन्स होता है कि बच्चा जो है गुड्डा गुड्डी का खेल खेलता है, और गुड्डे को वो ये समझता है कि यह भी एक जो है मेरी तरह नहाएगा, खाएगा, सोएगा, उसको अपने साथ लेके सोता है। उसको जब नहाएगा अपने तो उसको भी नहलाने तरस करेगा, उसको कपड़े पहनाएगा। मतलब बच्चियां देखें आप, गुड्डी के साथ खेलने का उनका वो होता है, खेलती हैं। तो उसके अंदर जो है किसी भी अपने जो लाइक करता है जिस चीज़ को, उसके अंदर वो एक तरीके से सजीवता फीलिंग करने लगता है। ये भी एक लिविंग थिंग्स है, सजीवता का गुण हो जाता है। अगला था आपका अनुकरण करता है बच्चा। जैसा वो देखेगा, उसके गार्जियन जैसा कर रहे हैं वैसा वो अनुकरण करता है किसी चीज़ को। घर में आप समझ लें, ये तो दैनिक जीवन से संबंधित है, बच्चे सभी के घर में होते हैं, और बच्चों पे ही आप ध्यान देंगे तो बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और कितनी अवस्था है, 2 से 4 वर्ष की अवस्था में क्या कर रहे हैं, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में क्या कर रहे हैं। तो धीरे धीरे कुछ न कुछ लक्षण आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से अनुकरण करता है वो बच्चा। अनुकरण की अवस्था कौन सी होती है आपकी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगर उसमें भी डीप का क्वेश्चन हो तो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। अगला था आपकी खोज की अवस्था। बच्चा कोई पेन पा गया, कोई खिलौना पा गया। अक्सर जाते हैं बच्चे मेला वगैरह जाते हैं, बंदूक लाएंगे, उसको खोलेंगे, तोड़ेंगे, उसको आजकल मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल देखेंगे,
ये बटन टिपेंगे, वो बटन टिपेंगे, ऐसे करेंगे वैसे। तो एक तरीके से वो डिस्कवरी उसके मन में रहता है कि जानने का प्रयास, जिज्ञासु तो होता है, और खोज मतलब कि वो खोज करता रहता है। क्या करता रहा है? खोज करता है, वो खोज करता है और अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है। अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है। और इसको आप समझ लें, अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है, क्या मतलब है कि जैसे बच्चा दो चीज को देखा, अब आपका ये समझ लें आपकी कोई चीज़ है, 1 किलो रुई है और 1 किलो का लोहा है, दोनों को तराजू पे रखा गया, दोनों हालांकि सेम हैं, लेकिन बच्चा से पूछा गया तो रुई का आकार जो कुछ ज़्यादा है और लोहे का तो मतलब एक तरीके से वजनी है, ज़्यादा मतलब कम ही है। तो हालांकि दोनों का वो अमाउंट तो सेम ही है, लेकिन बच्चा ये क्लियर नहीं कर पाता है कि जो है दोनों बराबर हैं। वो कहता है कि रुई ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये बच्चा क्लियर नहीं कर पाता। उसमें एक उदाहरण और भी है कि रेखाएं खींच दी जाती हैं दो, और जैसे ये रेखा खींच दी गई, ये रेखा खींच दी गई, फिर दोनों सेम है, फिर इसके बाद मान लीजिए ये रेखा खींच दी गई, रेखा ऐसे खींच दी गई, ये भी दोनों सेम है, लेकिन बच्चा इसमें अंतर नहीं कर पाता। बच्चा ये कहता है कि ये रेखा जो है आपकी बड़ी है। तो अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है। अब इस तरीके से बच्चा अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलता है, अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलता है, ये तो जनरल सी बात है। दूसरा ये है कि चित्रों का प्रयोग करता है, चित्र बनाता है, वो चित्र बनाता है। चित्र उसके बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वह जो है चित्र को बनाता है। टेढ़े मेढ़े ही चित्र बनाएगा। तो किस अवस्था में चित्र बनाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में या पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, उसके डीप का जो आ गया है तो पूर्व, तो चित्र बनाता है बच्चा। संकेत के आधार पर भी जो है बच्चा सीखता है। संकेत, इसमें जो है संकेत का भी रोल होता है कि बच्चा संकेत के आधार पर भी सीखता है। तो इस तरीके से अब ये तो आप पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था थी, और इसमें जो है एक और है अंतःप्रज्ञा काल। अंतःप्रज्ञा काल दूसरा, ये तो पहला था आपका, दूसरा है अंतःप्रज्ञा काल। ये आपका है 4 से लेकर के 7 वर्ष। चार से लेकर के 7 वर्ष। तो इस तरीके से जो है इसमें बच्चा क्या करता है कि बच्चा जो है थोड़ा सा उसके अंदर चिंतन का गुण आ जाता है, लेकिन यहाँ भी वह जो है दो वस्तुओं के अनुपात में